भाई अगर 4 देश आ गए तो ट्रिपल कैसे नाम, और अगर यहाँ पे पहले 2 ही देश थे तो ट्रिपल अलायंस नाम क्यों था? कि तुमने मे भी ज्योग्राफी में कभी पढ़ा हो, अगर मुझे याद है तो तुम्हें तो याद होना ही चाहिए। लेकिन जब तुम उसकी बुराई करने लग जाओ अपने एक्स की, मतलब तो ऐसे बोलने लग जाओ यार वो तो गलत थी, वो तो ये थी, वो तो वो थी, क्या नाम रख दिया? ट्रिपल 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 अलायंस। गलत। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं तुम्हारा क्लास 10th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड इसको पूरे मजे से पढ़ेंगे, एंड जैसे स्टोरी के वाइज में, और साथ में चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और स्टोरी भी अच्छे से हो जाएगी। कोई भी बुक फॉलो करते हो, आईसीएसई में हो, फर्क नहीं पड़ता। क्लास 10th में हम चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि कहानी भी समझ आ जाए, तुम लिख भी आओ अच्छे से और दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? तो तुम यार पिछली वीडियोस को इतना सपोर्ट करते हो, मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है, तो मुझे भी लगा यार कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे भी मारना चाहिए। वैसे तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है, तुम्हें भी समझ भी आ जाता है सब, ठीक है, पर क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारा जा सकता है? फिर मैंने देखा कि हाँ यार, मतलब बुक में थोड़ा बोरिंग है ये चैप्टर, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था मुझे बोरिंग लगा था, तो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग का होगा जो, मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया कि भाई नक्शा, मतलब अब देख लो, तुम ये नक्शे को देख के तुम समझ गए होगे कि मेरी ज्योग्राफी इतनी वीक क्यों थी। मतलब ऐसा ही है फिर, मतलब पर मैंने कोशिश करी, मेरा एफर्ट है। पर तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अपनी बढ़ाई चढ़ाई बहुत कर ली मैंने। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। तो जैसे तुम्हें पता है यार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में, ठीक है। अब वहाँ से 1918 तक तुम कह सकते हो चला है, मतलब उसके बाद नहीं, खत्म हो गया था, 17 में ही रुकना शुरू हो गया था, बट हम चलो वो एंड में, हम एंड की बात अभी क्यों करें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, एंड पर ये नहीं है कि यार 1914 के स्टार्टिंग में या मिडल में कुछ हुआ जिसकी वजह से ये शुरू हो गया। हाँ, वो चीज़ थी कि इमीडिएट कॉज था जो हम आगे पढ़ते रहेंगे, बट उससे पहले बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं होता यार कि मतलब किसी 2 बंदों की लड़ाई करानी और तुम एकदम से कुछ कर दो लड़ाई हो जाएगी। हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होएगी। अगर तुम्हें कोई भी दो देश लड़ाने हैं, उनके बीच में कुछ ऐसा एकदम से कर दो जिनसे लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें पूरी दुनिया को लड़ाना है, पूरी दुनिया तो नहीं हम कह सकते, बट इसमें तुम कहो 81 से 89 कुछ ऐसे कंट्रीज थी जो इन्वॉल्व थी, ठीक है, चाहे अपनी मर्जी से चाहे अपनी बिना मर्जी के ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट ब्रिटेन थी, ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया, अब खुद ही ये लड़ाई पे जाएगी, ठीक है, पर इसके बंदे कम भी पड़ेंगे, अपने सोल्जर क्यों भेजेगी? ये भेजेगी अपनी कॉलोनीज की। कौन कॉलोनी थी? इंडिया कॉलोनी थी, और भी काफ़ी कॉलोनीज थी, ठीक है, मतलब इंडिया पाकिस्तान वगैरह सब एक ही कॉलोनी मानी जाती थी तब। तो वो सब कॉलोनीज के बंदे भेजेंगे, उनकी आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, वो सबको भेजा जाएगा इस लड़ाई में। तो हम ना चाहते हुए भी, हमारा कोई लिंक नहीं है यूरोप से उस टाइम पे, हमें क्या यार, तुम मतलब लड़ाई बेसिकली थी तो ऑस्ट्रिया की ना, कि ऑस्ट्रिया वगैरह तुम लड़ते रहो, हमें क्या। लेकिन ब्रिटेन को था तो हमें भी पड़ गया। तो वही चीज़, चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए 81 से 89 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी वॉर में। एंड ये वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बोला जाता है? क्या ये पहली लड़ाई थी दुनिया की? नहीं, इससे पहले बहुत लड़ाइयाँ हुई है, बहुत ही हुई हैं। मतलब इंडिया में भी ऐसे तुम देखोगे, हमने पढ़ा था कि ग्रेट अपराइजिंग हुई थी, फर्स्ट चैप्टर ये हमारी बुक का 1857 में। वो क्या चीज़ थी? अब वो अलग थी, क्यों? क्योंकि वो कंट्री के अंदर थी। जो कंट्री के बाहर 2 देशों के बीच में भी होती है, वो भी हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर में। क्यों? क्योंकि वो यार 2 देश, जैसे मैंने तुम्हें रीज़न तो बता ही दिए, साथ में एक और रीज़न था कि बहुत एडवांस लेवल के आर्मेंट्स वगैरह यूज़ हुए थे, बहुत एडवांस लेवल की गन्स, गोलियां, टैंक्स, ये वो चीज़ें, नए लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। तो यहाँ पे काफ़ी इवॉल्वमेंट वगैरह हुई थी। तो यहाँ से अब देखो, जितनी ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, ये जो मतलब आर्मेंट्स क्या बोलते हैं, आर्म्स और एम्यूनेशंस वगैरह की, तो उतनी ही ज़्यादा खतरा बढ़ेगा, उतना ही डेंजर बढ़ेगा ना। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ह्यूमन काइंड को फ़ायदा हो रहा है, नहीं, इसमें फ़ायदा क्या है? हाँ, ऑब्वियसली हर देश को रखना पड़ता है ताकि कोई अटैक करे तो हमारे पास जवाब हो देने के लिए, बट उस टाइम पे काफ़ी टॉक्सिक हो रहा था, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो सबसे मेन कॉज था, इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बुलाया गया कि इसमें सिर्फ आर्मियाँ नहीं लड़ रही थी, इसमें आम लोगों को भी मारा गया था। मतलब पहले भी जेनोसाइड वगैरह बहुत हुई है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वही मैंने कहा 2 देश होता था, एक देश इन्वेड करता था, यहाँ पे बहुत देश इन्वॉल्व थे, ठीक है, बहुत ही देश इन्वॉल्व थे। तो इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर माना जाता है। इसे 1914 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बारूद शुरू से ही भरा जा रहा था। कौन भर रहा था, क्या हो रहा था, इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे सिलेबस में कॉजेज दिए हुए हैं, हम वो देख लेते हैं क्या क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज हैं। सबसे पहला है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म सर, इससे क्या कनेक्शन? ये तो 2 टर्म्स हमने पहले 1-2 डेफिनेशन में पढ़ी हुई थी, भाई बहुत कनेक्शन है। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म होती है एक फीलिंग, नेशनलिज्म फीलिंग विच इज फेल्ट बाय द पीपल और हु शेयर अ सेम, मतलब
रिलीजन हो सकता है, हु सेम अ शेयर लैंग्वेज हो सकता है, हु शेयर अ सेम मतलब कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हिस्ट्री पास्ट, कि जिन्होंने साथ में कुछ सहा है, ठीक है, मे बी उनकी लैंग्वेज सेम हो, तो उनका एक यूनाइटनेस और वननेस की फीलिंग, वननेस की जो फीलिंग होती है उसे हम नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ये हर जगह होनी चाहिए, ठीक है, नेशनलिज्म अब हमारे में भी तो है, हर देश में होता है और वो होना चाहिए, उस टाइम पे भी गलत नहीं था। वहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, वहाँ पे इसके साथ नेशनलिज्म के साथ एक और चीज़ जुड़ गई थी, इंपीरियलिज्म नहीं, वो अलग चीज़ है, नेशनलिज्म के साथ एक टॉक्सिसिटी जो होती है ना वो जुड़ गई थी, जिसे हम एग्रेसिव नेशनलिज्म बोल देते हैं तुम्हारी बुक में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म। अब एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या चीज़ है, देखो अपने देश को प्यार करना नेशनलिज्म, अपने देश को, या फिर मैंने तो तुम उस टाइम पे कहा ना कि देश या कोई इकट्ठे जो लोग रहते हैं उनका मतलब कोई भी एक चीज़, ठीक है, हम यहाँ पे कंट्री मान लेते हैं, पर उस टाइम पे कंट्रीज की डेफिनेशन बहुत अलग थी, मैं भी समझाऊंगा धीरे में। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या हो गया, नेशनलिज्म प्यार करना, एग्रेसिव नेशनलिज्म मतलब दूसरे को हेट करने लग जाना कि भाई मेरा देश तो अच्छा है, वो बकवास है, या फिर मेरा देश ही अच्छा है, बाकी सब तो एम ही है, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, हम सुपीरियर हैं। वो सुपीरियर वाली जब भावना आ जाए ना, तब मतलब सब नष्ट होने लग जाता है। जैसे हमें पता है जब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि हम तो वाइट हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तब दिक्कत आई। जब भी किसी ऐसे बंदे को दिक्कत आती है कि लगता है ना कि हम ऊपर हैं, भाई कुछ नहीं है, तुम नेचर से बहुत नीचे हो भी, ठीक है, सारी ह्यूमन काइंड को ये बोल रहा हूँ, मतलब मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो वही चीज़ है कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम नीचे हैं। तो अब यहाँ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के लोग कहने लगे कि जर्मनी अच्छी है, बाकी सब देश एम ही है, ठीक है। बल्गेरिया बोलने लगी कि बल्गेरिया ही असली है, बाकी सब तो मतलब कुछ है ही नहीं है हमारे सामने। तो वो टॉक्सिक होने लग गया, वो एग्रेसिव नेशनलिज्म होने लगी, जैसे तुम्हारी एक्स टॉक्सिक हो जाती है वैसे ही, ठीक है। तो वही चीज़ है एग्रेसिव जब तुम हो जाओ, जब तुम ये कह रहे हो कि ठीक है हमारी नहीं बनी वो ठीक है, लेकिन जब तुम उसकी बुराई करने लग जाओ अपने एक्स की, मतलब तो ऐसे बोलने लग जाओ यार वो तो गलत थी, वो तो ये थी, वो तो वो थी, उसके बारे में अफवाहें फैलाने लग जाओ, वो करने लग जाओ, उसको हेट करने लग जाओ, वो एग्रेसिव नेशनलिज्म में आ जाता है, यू नो, ठीक है। अब इंपीरियलिज्म क्या चीज़ है, इंपीरियलिज्म तुम्हें बताओगा, नेशनलिज्म क्या था, नेशनलिज्म था जो लोगों में है। ये दोनों फैक्ट इकट्ठे इसलिए जोड़े हैं कि नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग जो लोगों में होती है, आम जनता में होती है, उसको सरकारों ने, मोनार्चीज़ ने एग्रेसिव नेशनलिज्म बना लिया था। इतने प्रचार कर करके, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह दे दे के, इन सब चीज़ों के करके उन्होंने ये साबित करवा दिया था, मतलब लोगों के दिमाग में देखो फीलिंग बिठानी है ना। उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, उस टाइम पे तो बस यही था। अब सोशल मीडिया पर भी मैनिपुलेशन हो सकती है, बट उस टाइम पर बहुत अगले लेवल की होती थी कि प्रेस में पूरा जी जो सरकार चाहती है वही छपेगा। तो उस टाइम पर उन्होंने कर दिया कि भाई ये है, ये है, ये देश ने हमारे साथ ये बुरा किया, ये देश ने ये बुरा किया, ऐसे करके मतलब बहुत वो एग्रेसिव वाला कर दिया था। उसके बाद इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म जब व्हेन अ कंट्री टेक्स अ कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, एक पावरफुल देश ने दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया कुछ भी, ठीक है। अब वो दो तरीके से होते थे, या तो पूरा टेरिटोरियल एनेक्सेशन होगी कि हम देखिए ये कोई देश था, वो वहाँ पे गया लड़ाई करने और उसने कब्जा कर लिया। दूसरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर गेन करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डायरेक्टली उसने पहले दिन ही या पहले महीने ही पूरे इंडिया को कब्जा नहीं कर लिया था। ऐसा नहीं हुआ था ब्रिटेन के पहले हफ्ते आया और सब हो गया, नहीं, धीरे धीरे पहले तो देखो अपना ट्रेडिंग ही कर रहे थे, ठीक है, उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस धीरे धीरे लेके आए, धीरे धीरे। मतलब तुमने देखा होगा बंगाल में भी एक चीज़ हुई थी कि उनके राजा को तख्ता पलट कर दिया था, तख्ता पलट जो भी बोलते हैं, और वहाँ पे अपनी पपेट सरकार बिठा ली थी। फिर मतलब कुछ हुआ था ऐसा, मुझे एग्जैक्टली समझाने लग जाऊँ तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे हुआ था, धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल जब आया, इकोनॉमिक तो बन ही गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा उनके हाथ में ही चला गया था, और ये भी हो गया। तो फिर धीरे धीरे वैसे पावर आई। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया काम, हो गया इन द सेंस मतलब ब्रिटेन ने बुला लिया कि जी अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे, जो क्वीन है वहाँ या जो गवर्नमेंट है वो करेगी, वो पूरा टेरिटोरियल एनेक्सेशन होगी, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी, ये था पहला कॉज कि ये चीज़ तब बहुत हो रही थी, जो स्पेशली ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप का मैप है, अगर तुम्हें नहीं पता लगा वैसे तो पता लग जाना चाहिए। जो इसके नीचे अफ्रीका है, इधर जाके एशिया है, और इधर यूएसए वगैरह है। इतनी जगह नहीं थी, मैंने लिखना भी था इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कि जो देश थे ना यहाँ के, वो बहुत चाहते थे कि भाई हम ना एनेक्स करते रहे, हम इंपीरियलिस्ट कंट्रीज बन रहे थे ये। जो अब देखो इंडिया को उस टाइम पे कॉलोनी बोलते थे, किसकी, ब्रिटिशर्स की। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन की सिर्फ एक ही कॉलोनी थी, इंडिया नहीं, बहुत कॉलोनी थी, ठीक है। साउथ अफ्रीका वगैरह वाली साइड में बहुत चीज़ें थी, एंड मतलब सिर्फ ब्रिटेन की भी नहीं थी, रशिया भी काफ़ी ये सब चीज़ें कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर तो वैसे ही बड़ा था, तो वो भी था एक चीज़, एंड मतलब सब लोग धीरे धीरे ऐसा कोशिश कर रहे थे। अब या दो तरीके से उस टाइम पे ये हो रही थी टेरिटोरियल एनेक्सेशन, कि या तो तुम इंपीरियलिज्म बन जाओ, जो कि ब्रिटेन और रशिया वगैरह चीज़ें कर रही थी। दूसरा रेस ऑफ आर्मेंट्स, ठीक है। जर्मनी कहता हम दूसरों के लैंड वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है, उन्होंने इतने नहीं लिए, बहुत कम अगर लिए होंगे, मतलब मुझे नहीं पता, पर जितना मैंने पढ़ा है उन्होंने इतना एनेक्स वगैरह नहीं किया। उन्होंने दूसरी चीज़ खरीदी, वो कहते हैं हम ना आर्मेंट्स वगैरह बहुत बनाएंगे, ठीक है, रेस ऑफ आर्मेंट्स।
कि हम भाई साहब ऐसी गोलियां बना देंगे, ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब बॉम्ब्स बना देंगे, ह्यूमन बॉम्ब्स बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, हम इस चीज़ में पैसा लगाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली तुम कोई देश को एनेक्स कर रहे हो, वहाँ के भी सिपाही वगैरह होंगे, वहाँ के भी सोल्जर्स होंगे, मतलब पैसा तो लगेगा ना ऑब्वियसली उनको हराने में वगैरह, अपना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, मनी रिसोर्स लगेगा, सब लगेगा। तो कहते हैं इतना उधर क्यों लगाना, अपने देश को स्ट्रॉन्ग कर लो ना। तो जर्मनी क्या कहता है, अपने हम हथियार वगैरह बनाते हैं। अब ये भी बहुत सही बात नहीं है मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ, पर उन्होंने ये चीज़ करी और रेस फॉर आर्मेंट्स भी शुरू हो गई। ये स्पेशली चीज़ शुरू हुई थी जो फ्रांस और प्रूशिया वॉर, प्रूशिया मतलब रशिया का ही पार्ट, सॉरी जर्मनी का ही पार्ट टाइप्स था। तो फ्रांस और प्रूशियन वॉर के बाद ये चीज़ असली में शुरू हुई कि अब हमें ज़रूरत है, अब हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट था कि जी रेस फॉर आर्मेंट। तीसरा डिवीजन ऑफ यूरोप। अब यूरोप जो था वो बंट गया था। यूरोप कैसे बांटा गया था, दो तरीके की स्टेट्स बन गई थी। जैसे मैंने तुम्हें कहा, एक फ्रांस, ये सिंगल स्टेट है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी, ये वो चीज़ें, ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं सॉरी, ये फ्रांस हो गई या लेट्स से जर्मनी हो गई, या कोई जिनकी एक ही तरीके की ऑडियंस नहीं, रहने के लोग हैं, ठीक है, एक ही तरीके की पॉपुलेशन थी। दूसरे में जो एम्पायर्स आ गई, अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं एम्पायर, पर ये एम्पायर है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। ये क्यों लिखा है मैंने, ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज एम्पायर मतलब क्या कि उस टाइम अब नहीं होती एम्पायर्स, अब कंट्रीज़ होती हैं। ये सब कंट्रीज़ तुम कह लो, मतलब एग्जैक्टली नहीं, ये मोनार्चीज़ थी। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ तो नहीं थी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सुनी जाती है, इसमें लोगों की नहीं सुनी जाती। मोनार्ची मतलब राजा वाले, ठीक है, कि राजा है एक, वही जो करेगा सब करेगा, वो चीज़ें थी। तो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थी, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया अलग है, हंगेरी अलग है, वो हम वर्ल्ड वॉर के एंड में पढ़ लेंगे, स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है। और मतलब ऐसे यूगोस्लेविया वगैरह बन गया। एनीवेज, फिर ऑटोमन एम्पायर आज के डेट में तुम कहोगे कहाँ है, ये टर्की है, ठीक है। मतलब नाम बदल गया और काफ़ी इसके डिवीजन्स भी हो गई, तो वो एक चीज़ थी। पर उस टाइम की ये जो डिवीजन है, ये बात नहीं कर रही। ये डिवीजन ऑफ यूरोप का मतलब है कि भाई एक थी सिंगल स्टेट्स के, फ्रांस हो गई, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, छोटी मोटी इटली वगैरह हो गई। एक ये जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर्स हैं, इनमें ना अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी वो एक देश के लिए इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि एक देश में अलग अलग तरीके के लोग रह रहे थे। जैसे अब यहाँ पे तुम मतलब स्टोरी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। स्लैब्स, एक है ना स्लैब्स कम्युनिटी है, वो यहाँ पे बहुत रहती है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत थी, ठीक है, सर्बिया में, ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह। वो चाहते थे कि हम सारे स्लैब्स को एक साथ ले आएँ, ठीक है, सारे स्लैब्स वगैरह ऐसे एक साथ लें। रशिया में भी वो चीज़ थी, तो रशिया को इसलिए सपोर्ट करना पड़ा था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी क्योंकि रशिया के जो लोग थे वो चाहते थे, वो बहुत स्लैब्स ही थे काफ़ी, तो वो चाहते थे कि यार तुम ऐसे बाकी स्लैब्स को कैसे छोड़ सकते हो, इसलिए उनको इनका सपोर्ट करना पड़ा, बाकी सब चीज़ें थी, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो इसलिए बंटवारा हो गया। अब ये एक तरीके का बंटवारा वगैरह का फ़र्क था, ये सब चीज़ें थी, ठीक है, ठीक है, ये स्पेशली। और ये सब क्या थी, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज़। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई 1882 के आसपास, मतलब हमें एग्जैक्ट डेट तुम्हारी बुक में है नहीं, हमें बुक है जब इटली ने ज्वाइन किया। इटली, मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, कैसा स्टार बनाया, ठीक है, हंगरी और जर्मनी। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, ये तीन देश क्या है, एक ट्रिपल अलायंस में आ गए। क्या आ गए, एक ट्रिपल अलायंस। इन तीनों का क्या है, ये मैं लिख देता हूँ, ये जो स्टार का मीनिंग है अगर तुम्हें दिख रहा है, डोंट नो, ट्रिपल अलायंस, इसलिए मेरा पोस्टर खराब है, ठीक है, ट्रिपल अलायंस में आ गए। अब ये जो ट्रिपल अलायंस थी, ये क्या थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। अब ऑब्वियसली ये था कि भाई हम पे किसी ने अटैक किया तो फिर हम मतलब दूसरी कंट्रीज उसका सपोर्ट करेंगे, ऐसे पॉलिटिकल काफ़ी बड़ी अलायंस बनी थी। इसका काउंटडाउन करने के लिए कि भाई इन्होंने कर दिया तो हम भी करेंगे, इन्होंने कर दिया तो हम भी कुछ करेंगे, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग होती है, इन्होंने कर दिया हम भी कुछ करेंगे। 1907 में, ये कब हुई थी, 1882 में इटली ने ज्वाइन किया, मतलब अब एग्जैक्ट डेट पता नहीं, पर फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड है पर चलो जो भी है, इन तीनों ने भी, ये मैंने गलत कर दिया ना, मैं एक मिनट रुको, ठीक है, इन तीनों ने भी एक अलायंस फॉर्म करी, ट्रिपल अलायंस। तो नाम पहले से दिया हुआ था, वो कहते हैं नाम बदल देते हैं, तो उन्होंने नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, ट्रिपल, क्योंकि तीन चीज़ हैं, तीन बंदे हैं, ट्रिपल, क्या नाम रख दिया, ट्रिपल 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 अलायंस। गलत, ट्रिपल अलायंस नहीं रखा, गलत, ठीक है। मुझे मैंने कंफ्यूज नहीं हुआ, मैंने जान के लिखा, कंफ्यूज हो गया, ठीक है, सॉरी, छी, अभी मेरे पास फिर से डस्टर नहीं है, सॉरी। तो ट्रिपल एंटेंटे, यही है ना पहले, मे बी, तो तो अब क्या हुआ भाई साहब, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली ने ट्रिपल अलायंस बना ली, ठीक है। रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ने
एक और अलायंस बना ली, जिसका नाम अलायंस नहीं रख सकते क्योंकि अलायंस ऑब्वियसली गिवन था, तो उन्होंने नाम रख लिया ट्रिपल एंटेंटे। दो चीज़ें थी जो जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली हो, वो कौन सी है? ट्रिपल 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 अलायंस। और जो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया है वो कौन सी है? ट्रिपल एंटेंटे। कौन सी? पहले कौन सी बनी? अलायंस, फिर कौन सी बनी? एंटेंटे। अलायंस एंटेंटे, अलायंस एंटेंटे, अलायंस एंटेंटे, अलायंस एंटेंटे, एंटेंटे अलायंस। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो, ट्रिपल एंटेंटे में बाद में जापान ने ज्वाइन कर लिया था, फिर उसका नाम ट्रिपल ही था, मतलब नाम नहीं बदला, कॉट ट्रिपल वगैरह कुछ नहीं रखा उन्होंने, नाम ट्रिपल ही था। इतना टाइम ही नहीं मिला, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई ना, इतना इंटेलेक्चुअली सोचने का तुम्हारे जैसे कि भाई अगर 4 देश आ गए तो ट्रिपल कैसे नाम, और अगर यहाँ पे पहले 2 ही देश थे तो ट्रिपल अलायंस नाम क्यों था? जब इटली ने ज्वाइन किया तब उसका नाम ट्रिपल अलायंस रखा। अगर तुम्हें ओरिजिनल नाम वगैरह भी जाना है तो गूगल कर लो, तुम्हारी बुक में इतना नहीं है, क्यों अपना सिलेबस बढ़ने के लगे हुए हो। ठीक है, तो इतना सब था, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। उसके बाद फाइनल कॉज, ये सबसे मज़ेदार कॉज होगा क्योंकि इसकी कहानी है असली, ये मैंने बनाया ही इस कॉज के लिए है, साराजीवो क्राइसिस। साराजीवो एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पे है? बॉस्निया में। तो साराजीवो क्राइसिस ये तो था बिल्कुल इमीडिएट, जो कि 28 जून को हुआ। ठीक है, 1914। यही डेट गलत कर दी तो बहुत मारोगे मुझे। अब क्या यहाँ पे एक चीज़ जो थी उससे पहले कि जितने भी देश थे इनमें इस कॉज से पहले, जैसे मैंने तुम्हें कहा, बारूद पहले ही था, इस कॉज से पहले ही बहुत इनके आपस में अनबन हो गई थी। क्योंकि फ्रांस और जैसे तुम्हें बताया प्रूशिया का बहुत तगड़ा वॉर हुआ था, तगड़ा मतलब बुरा ही होता है वॉर, कभी अच्छा नहीं होता, बट मतलब बहुत डिस्ट्रॉय वाला। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर की आपस में नहीं बनती थी। तो इनमें देखो, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जर्मनी और रशिया, इनका तो ये जो अभी होगा साराजीवो क्राइसिस, इसकी वजह से काफ़ी लड़ाई वगैरह होगी, तो इनकी दरार थोड़ी छोटी है क्योंकि एकदम से हुई। लेकिन जो ये है रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, इनकी दरार बड़ी है, देखो बड़ी, क्योंकि काफ़ी देर से बड़ी दरार धीरे धीरे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे कोई देश था, मैंने बनाया नहीं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों नहीं बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, जो ये साराजीवो क्राइसिस है, इसको तो जैसे मैंने तुम्हें कहा, ये इसने आग लगा दी, पर उससे पहले भी इनके आपस में कॉलोनीज रखने के लिए एशिया और अफ्रीका में, हम कॉलोनी, ये देश हम लेंगे, ये देश हम लेंगे, ऐसे ऐसे करके उस पर भी लड़ाई हुई। सिर्फ उसके लिए नहीं, रूट्स पे भी, कि यार ये जैसे सीज उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये 2 देश जा रहे हैं, इसके बीच में ये जो सी है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैक सी पता नहीं, पर जो भी है, यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे भी सी है, वो सी पे कौन ट्रेड करेगा? बिकॉज ऑब्वियसली अगर देखो रोड, भाई रोड ही जाना हो तो यहाँ से ये तुम जाओगे इधर, ये तो पहले ही तुम्हारा माल, अगर तुमने फ्रांस से रशिया पहुँचाना कैसे पहुँच जाओगे? ये रास्ता तो है नहीं कि भाई ऐसे चले गए, इनकी तो आपस में नहीं बनती है, तो वैसे ही तुम्हारा माल लूट लेंगे। तो पानी के रास्ते ही जाना, एयरप्लेन इतने थे नहीं, इतने क्या थे ही नहीं, तो फ्रांस से ऐसे करके जाओगे तुम, या यहाँ पे जो भी कहीं ट्रेड रूट हुआ जिसके साथ बनती हुई उस देश में। तो वही चीज़ है, ट्रेड रूट्स के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, एंड धीरे धीरे करते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ वो बढ़ गई। अब चिंगारी किसने भरी? चिंगारी भरी साराजीवो क्राइसिस ने। अब साराजीवो क्राइसिस हम समझ लेते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी के महाराज का बेटा, हियर टू द थ्रोन, हायर बोलते हैं, हियर ही बोलते हैं ना, हियर टू द थ्रोन ऑफ द ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, जिसका नाम था आर्चड्यूक आर्चड्यूक फ्रांसिस, ठीक है, यही नाम है, आर्चड्यूक फ्रांसिस। हाँ, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो कि हियर था टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी, मैं अपने बच्चों की कैसे करूँगा? तो जो भी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है ये, ठीक है, इसका जो महाराजा था, ठीक है, मैंने सारे कलर्स यूज़ कर लिया, आई डोंट नो क्या करूँ, पर जो ऑस्ट्रिया हंगरिया का महाराजा था, ठीक है, ये एवं ही है चौड़ मारने गया था यार। इसकी ना नया ब्याह हुआ था, मतलब मुझे नहीं पता नया हुआ था कि पुराना हुआ था, बट एक स्पार्क थी अभी। तो फिर वो कहते हैं यार हम घूमने चलते हैं। कहती कहाँ जाएंगे? अब वो महाराजा था तो थोड़ी ड्यूटीज़ वगैरह भी थी। वो कहती हम ज़्यादा जगह तो जा नहीं सकते, अपने ना आस पड़ोस के कोई देश में चले जाते, वहाँ पे देख भी लेंगे क्या चलता है क्या नहीं, और पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये ऑस्ट्रिया हंगरी का बंदा इधर आ गया, किधर आ गया? इधर आ गया बॉस्निया में। बॉस्निया में वो सैर कर रहा था, मस्त राजा महाराजा मिल रहा था, अपनी वाइफ के साथ चिल कर रहा था पूरा ऐसे सही। वहाँ पे एक ग्रुप आ गया जिसको हम ब्लैक हैंड बोलते हैं। अब ये ग्रुप बहुत एक्सट्रीमिस्ट सर्बियंस का था। सारे सर्बियंस बुरे मतलब कोई भी नहीं, पर उनकी आइडियोलॉजी बहुत एक्सट्रीमिस्ट थी। जैसे मैंने कहा ना, सारे स्लैब्स को इकट्ठे लेके आओ, ये वो लेके आओ, तो उनकी वो चीज़ थी। तो अब वो चाहते हैं कि सारे वो इकट्ठे आ जाए। सारे वो इकट्ठे कैसे आएंगे? जब ऑस्ट्रिया अलग अलग हो जाएगा, रशिया अलग अलग हो जाएगा, तो वो यही चाहते थे, मतलब बेसिकली कि अलग अलग हो जाए सब लोग। ये मैंने कोई मूवी देखी थी, उसमें थोड़ा बहुत था, मैंने थोड़ा फिक्शनेट किया था, बट कुछ अलग तरीके से। मैं अगर मुझे याद आया तो बताऊँगा, ठीक है। अभी देखिए कुछ 5 महीने, मतलब पिछले 3-4 महीने में। तो अभी तुम समझ लो, ऑस्ट्रिया का महाराजा। अब राजा कौन? हियर मतलब क्या? राजा का बेटा राजा,
राइट। अब नहीं है, देखो तब सुपर 30 नहीं आई थी, इसलिए तब उन लोगों को नहीं पता था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, तब वही बनता था जो राजा था, राजा का बेटा था, राइट। तो उस टाइम पे जो राजा का बेटा था आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंडो या फर्डिनेंड, वो अपनी क्या बोलते हैं बेगम साहिबा के साथ आया था, अपनी वाइफ के साथ आया था। कहाँ? बॉस्निया आया था। अब वहाँ पे वो ऐसे गेड़ी गुड़ी मार रहे थे मस्त गड्डी में, खुली गड्डी में, ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिकल ट्रिप जो भी तुम बोल लो। तो वहाँ पे जो ये सर्बिया ने बंदे भेजे थे, या फिर जो पूरी सर्बिया ने नहीं, सरकार ने नहीं भेजे थे, बट उनका जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उनमें से कुछ लोग आए थे बॉस्निया उन्हें असैसिनेट करने, मारने। तो अब क्या वो हो पाया? देखो उन्होंने क्या किया, एक बॉम्ब उनकी गाड़ी पे फेंक दिया, वैसे जा रही थी गाड़ी तो फेंक दिया, पर गाड़ी के ट्रंक पे ना, जो सामने होता है ट्रंक ही बोलते हैं, हाँ, तो वो सामने जो होता है गाड़ी का आगे वाला, ये ऐसे वाला, उस पर बॉम्ब लग के वो आगे उछल गया। तो आगे उछल गया मतलब आगे कहीं जाके फट गया और उन्होंने गाड़ी भगा ली, तो मतलब बच गए, ठीक है, बेसिकली। अब वो उन्होंने ऐसा बोला भी जो राजा थे कि मैं तुम्हारे देश में आया, तुमने मेरा ऐसा स्वागत किया, और ऐसे करके वो चल रहे थे कि चलो यार सब ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ना एक गलत मोड़ ले लिया। जैसे अब यहाँ पे इतना मैं जूम तो नहीं कर सकता, बट ऐसे जा रहे थे, सीधा जाना था, मतलब ये वाला मोड़ मुड़ना था, वो ये वाला ही मुड़ गए, यहाँ मुड़ना था यहाँ ही मुड़ गए, तो ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ से जाते यहाँ मुड़ गए, फिर उन्हें समझ आया कि नहीं यहाँ नहीं जाना था, वो वापस आए। यहाँ पे ना एक बंदा बैठा हुआ था उसी वो ब्लैक हैंड का, तो लेकिन अब वैसे तो वो हार मना के बैठ गए थे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक उस 19 साल के बंदे ने, उस 19 साल के बच्चे ने क्या किया, उसको गोली मार दी, उसकी वाइफ को भी मार दी, मतलब वहाँ पे 2-3 मर गए थे, मेन मारना उसको ही था, उसकी वाइफ भी मर गई थी, तो उसे असैसिनेट कर दिया, गोली मार दी उस 19 साल के बच्चे ने। और उसे मतलब बाद में मतलब फांसी नहीं हुई थी, बिकॉज वो 20 साल से, उस टाइम पे 20 साल वाला लॉ था, से 2-3 महीने छोटा था, इसलिए वो स्कूल जाते बच्चे ने, 19 साल के बच्चे ने उस वर्ल्ड वॉर तुम कह सकते हो शुरू करवा दिया, कह सकते हो। असैसिनेशन थी ये कराई थी कराई नहीं थी, करी थी गैवरिलो, ठीक है, गैवरिलो प्रिंसिप। ये वैसे काफ़ी बुक्स में गिवन है, काफ़ी बुक्स में गिवन नहीं है, तो अगर नहीं है तो यू कैन नोट डाउन, वैसे मेरे टाइम तो नहीं आया था, बट यू कैन चेक, ठीक है। तो अब गैवरिलो प्रिंसिप, वो जो बच्चा 19 साल का, उसका नाम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ग्रुप का नाम क्या है, ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ। तो वो सर्बियन ग्रुप था, उसने वहाँ पे मार दिया। अब ऑब्वियसली यार तुम राजा के बेटे को मार दोगे, राजा को ऐसे शांत तो बैठने नहीं वाला, मतलब किस हालत में बैठेगा वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसे गुस्सा चढ़ गया। अब गुस्सा किस पे चढ़ा ये समझ लेना, ऑस्ट्रिया हंगरी को बॉस्निया पे गुस्सा नहीं चढ़ा, क्योंकि मारा थोड़ी है उसने, वो तो अच्छे से अटेंड कर रहे थे, मारा किसने, सर्बिया के बंदे ने। अब सर्बिया की सरकार ने नहीं भेजा था, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसने भेजा था, बाकी मुझे नहीं पता, बट ऐसा बुक्स में जो लिखा है सर्बिया के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का था। लेकिन अब ऑब्वियसली गुस्सा तो पूरी सर्बिया पे निकलना था, तो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक अल्टीमेटम भेजा, ठीक है, क्या एक ऐसा दरार बढ़ गई इनके बीच में, दरार पड़ गई। इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा अल्टीमेटम भेजा कि यार तुम ये 11 ये सारी शर्तें मान लो तो ही हम आएंगे। अल्टीमेटम होता है कि एक आखिरी वार्निंग, ठीक है, तो अगर वो तुम मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तुम पे वॉर का कर देंगे। अब सर्बिया ने थोड़ी बहुत मान ली, पर वो कहते हैं सारी मान लो, वो कहते हैं हम सारी मानेंगे नहीं। अब देखो सर्बिया को भी ना एक सपोर्ट था पीछे से रशिया का, क्योंकि वो उनके रिलेशंस बने होंगे, मुझे क्या पता, मतलब जैसे मैंने तुम्हें कहा स्लैब्स वाली एक चीज़ थी कि स्लैब्स उनके कहते थे रशियन एम्पायर को भी करो तुम, ठीक है, तो एक वो चीज़ थी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी भी ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उसको भी पता था कि अगर मैंने इधर कर दिया तो रशिया मेरे ऊपर आ जाएगा, तो मैं इतने छोटे देश को अटैक करता करते इतने बड़े देश से मार खा लूँगा। तो ऑस्ट्रिया हंगरी गया अपने किसके पास, अपने अलायंस के पास, जो कि था जर्मनी। जर्मनी उस टाइम पे तुम्हें कहा बहुत ही बड़ा वो बन गया था, ठीक है, मैन्युफैक्चरर वगैरह, आर्ममेंट्स वगैरह का। उसने अभी तक बहुत ऐसे मतलब बहुत चीज़ें बनाई थी, ठीक है, एम्परेटर वगैरह, बहुत शिप्स वगैरह भी बना दी थी, वर्ल्ड की बहुत बड़ी शिप उस टाइम की बनाई थी, टाइटैनिक नहीं, ठीक है, तो वो सब किया था। एंड ऑस्ट्रिया हंगरी गया अपने अलायंस जर्मनी के पास, वो कहता है भाई साहब सहायता करेंगे, आपने कहा था, वो कहता ज़रूर करेंगे जी, क्योंकि उसकी भी नहीं बनती थी वगैरह सब दिक्कतें थी, तो वह कहता ज़रूर करेंगे। तो अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया सर्बिया पे अटैक पे ऐसे हो गए पूरा, और रशिया कहती कि हम करेंगे। अब रशिया के साथ पहले फ्रांस जुड़ा था, फ्रांस पहले शांत रहा थोड़ी देर तक, वो कहता मेरे मतलब की चीज़ नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो बाद में आ गया था। इटली क्या आई, इटली ने पहले अवॉइड किया, बाद में वो जो ट्रिपल एन अलायंस है इसे तोड़ के ट्रिपल एंटेंटे वाले लोगों के साथ जुड़ गई, मतलब फ्रांस के साथ जुड़ गई, ब्रिटेन के साथ जुड़ गई, रशिया के साथ जुड़ गई। अब तुमको ऐसा क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि उसने बहुत पार्टिसिपेट वगैरह किया, पर ऑब्वियसली अपने दोस्तों को ना बचाना भी एक वही होता है कि तुम दूसरों के साथ जुड़ गए। ये इसने ये बोला इटली ने कि भाई साहब मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, उसमें लिखा था कि अगर हमारे देश पे किसी ने अटैक किया, चाहे इटली पे, चाहे जर्मनी पे, चाहे ऑस्ट्रिया पे, किसी ने अटैक किया तो हम आएंगे। तुम अटैक कर रहे हो तो मैं क्यों आऊँ, वही है ना, अगर तुम पे अटैक हो तो मैं बचाने आऊँगी, अगर तुम किसी पे अटैक कर रहे हो तो मैं क्यों अपनी दुश्मनी करूँ उससे।
ये एक चीज़ थी। सो आई होप तुम्हें ये सारा जी वो क्राइसिस समझ आ गया होगा। सो ऑल्दो आई नो कि काफ़ी क्रिस क्रॉस मतलब काफ़ी दिक्कतें वगैरह हो गई, बट स्टिल अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक। तो तुम्हें दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है। पहला है कि जर्मनी का राजा कौन था उस टाइम पे, पता है? काइसर विल्हेम टू। कौन था? काइसर विल्हेम टू। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लो, जान लो। रशिया का एम्पायर, रशियन एम्पायर का उस टाइम इतनी बड़ी एम्पायर का कौन राजा था? निकोलस टू, किंग निकोलस टू। ठीक है, तसार निकोलस टू, कुछ भी बोल लो, तसार नहीं, टी साइलेंट है, तसार निकोलस टू। ब्रिटेन का उस टाइम पे राजा कौन था? किंग कौन था? किंग जॉर्ज 5। कौन? किंग जॉर्ज 5। किंग जॉर्ज 5, उधर निकोलस और इधर कौन था? इधर था तुम्हारा विल्हेम। अब ये तीनों आपस में भाई थे। व्हाट? यस, ये तीनों ब्रिटेन का राजा, जर्मनी का मोनार्च और रशिया का मोनार्च आपस में तीनों फर्स्ट कजन्स थे, मतलब भाई थे, रियल नहीं थे, मतलब भाई थे। ये तो भाई, ये तो मतलब आपस में लड़ रहे हैं भाई, ये तो फैमिली की लड़ाई है, जैसे जायदाद की लड़ाइयाँ होती है, वो चीज़ें होती है, तो वो चीज़ हो रही है। तो मतलब हाँ, ये तुम कह सकते हो कैसे, क्योंकि मैंने एक बंदे को बताया था, मतलब बंदा किसी बंदे को बताया था कि उसने बोला था, मैंने उसे ये चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। उसने एक मेरे से क्वेश्चन किया कि पर कैसे, मतलब अगर वो ब्रिटेन में सारे पैदा वगैरह हुए, तो ये यहाँ पे जाके राज कैसे करने लगे? वो इतनी पावर थी उनके पास क्या? मे बी होगी, मे बी, मतलब उनके आपस में इतनी, ऐसा नहीं कि बहुत बनती थी और उन्होंने कहा जी हम पूरे देश पे कब्जा करेंगे, नहीं, उनके आपस में बचपन में ही नहीं बनी। ठीक है, तो वो अलग अलग ही थे, ऐसा नहीं कि वो इकट्ठे ही थे बचपन से और अब लड़ाई हुई, नहीं। तो ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया, ये तीनों तो एक ही परिवार के राजा चला रहे थे, मतलब तुम कह सकते हो। ये थी पहली इंटरेस्टिंग चीज़। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो तुम्हारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर, ये चारों इकट्ठी थी। ऑब्वियसली मैंने एक कलर से इसलिए बनाई है, कोई मकसद के साथ बनाई है। तो ये सब एक साथ थी का मतलब क्या? इकट्ठे थी, ऑब्वियसली एक साथ। दूसरी, ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, रशियन एम्पायर। ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, रशियन एम्पायर, ये एक साथ थी। क्योंकि सर्बिया पर अटैक होने वाला था, रशिया ने सपोर्ट किया, तो ट्रिपल एंटिटी के चलते ब्रिटेन और फ्रांस को भी लड़ाई में आना पड़ा। ये चीज़ थी। अब मतलब वैसे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ लड़ाई में, पर बेसिक समझ लो। जो ये ब्रिटेन वगैरह वाली कंट्रीज थी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अलाइड पावर्स। क्या बोलते हैं? अलाइड पावर्स। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और सर्बिया को हम अलाइड पावर्स बोलते हैं। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर को क्या बोलते हैं? एक मिनट, तुम बात सुनो। तुम्हें पता है ये हमारी अर्थ है, मतलब ऐसे नहीं गोल है, ठीक है, मैं उसका सेंटर लिख रहा हूँ। अब ये सेंटर, पूरा सेंटर सीधा नहीं है, ये ऐसा स्ट्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने मे भी ज्योग्राफी में कभी पढ़ा हो, अगर मुझे याद है तो तुम्हें तो याद होना ही चाहिए ज्योग्राफी में जो पढ़ा है। 23.5 डिग्री पे हमारी अर्थ टिल्टेड है। 23.5 डिग्री पे, ऐसे नहीं है, टिल्टेड है थोड़ी। कैसे? टिल्टेड है थोड़ी। अब ठीक है, एग्जैक्टली 23.5 है मुझे नहीं पता, बट ये पूरा स्ट्रेट है 90 डिग्री वाला। 23.5 डिग्री पे अर्थ हमारी टिल्टेड है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं घूमती, ऐसे नहीं घूमती, ये ऐसे घूमती है। ठीक है, इतना तो पता है ना, इतना तो पढ़ा होगा। अगर मुझे याद है तो तुम्हें पता, याद होना चाहिए। नहीं याद तो फिर चेक कराओ बेटे, मैंने नहीं पढ़ी ज्योग्राफी, मुझे याद है, तुम्हें याद होना ही चाहिए। ये ऐसे है। अब मतलब जो अर्थ का सेंटर ये होना चाहिए था, वो ये नहीं है, ये है। ठीक है, ऐसे है। तो अर्थ का सेंटर क्या है? ये है। एक मिनट, मैं साइड हो रहा हूँ फ्रेम से, क्या है अर्थ का सेंटर? ये। मतलब इस लाइन में तो ये चारों कंट्रीज आ रही हैं। देखो, जर्मनी भी आ रही है, ऑस्ट्रिया भी आ रही है, हंगरी भी आ रही है, बल्गेरिया भी आ रही है, और ऑटोमन एम्पायर, मतलब उस टाइम पे एक ही थी। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर, ये सब एक लाइन में आ रही हैं, और ये सब एक साथ हैं, एक लाइन में भी आ रही हैं और एक साथ भी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो क्या मैं इनको कोई एक नाम दे सकता हूँ? हाँ, दे सकते हैं। क्या दें इनको नाम? इनको हम नाम दे देते हैं सेंट्रल पावर्स। ये समझ आयो कि नाम कैसे पड़े और क्यों पड़े। ठीक है, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, इनकी आपस में लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत। तुम इटली को किस में रखोगे ये तुम खुद देख लो, अलाइड में ही रखना, मतलब उनका साथ दिया नहीं लड़ाई में। हाँ, ट्रिपल अलायंस के बारे में पूछा तो बता सकते हो कि ये चीज़ हुई थी। अगर थोड़े ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आया तो ये भी बता सकते हो कि बाद में इटली ने छोड़ दी थी। और ट्रिपल एंटेंटे के बारे में तो तुम सिंपली बता ही दोगे। सो या क्या हुआ, बारिशों में पानी भर जाता था और वहाँ पे मतलब कोई सोल्जर मर गया वर्ल्ड वॉर के एंड में। जो स्पेनिश फ्लू वगैरह है वो फैलने लग गया। सारा पैसा लगा भी दिया, उसका भी कोई फ़ायदा क्या हुआ? लड़ाई का कारण कौन थी? जर्मनी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, @शुभम_कौशल9। मुझे पता लगेगा कितने बच्चों ने एंड तक देखी है।